This is ninth lecture of kinematics, physics for class 11. Now I'm going to start motion under gravity. Motion under gravity. So gravitation and universal law of gravitation के लिए you will get another chapter. यहाँ पे मैंने बेसिक थोड़ा सा बता के फिर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाऊंगा. तो हेडिंग से मोशन अंडर ग्रेविटी. सो सपोज देखो, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, अर्थ का मास है कैपिटल एम. सपोज मान लो कि एक बॉडी है, एक बॉडी जिसका मास है स्मॉल एम. तो इस बॉडी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी का बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स होता है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है कब? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यूजफुल होगा व्हेन मास ऑफ बॉडी इज वेरी लार्ज. ठीक है, तो इस केस में ना ये दोनों बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाय कैपिटल R स्क्वायर. ये डिस्टेंस को मैंने नेग्लिजिबल माना है. ठीक है, सो कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल बॉडी का मास है. मान लो कोई एक आदमी बैठा हुआ है अर्थ सरफेस में. कैपिटल M हो गया आपका अर्थ का मास, यहाँ पे कैपिटल R अर्थ का रेडियस, और कैपिटल G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू है कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ये वैल्यू बहुत छोटा है, ये वैल्यू बहुत छोटा है. इससे ये पता चलता है कि मास का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होना पड़ेगा. इसका मतलब है जैसे अर्थ सरफेस में छोटा छोटा बॉडी है बा उस सब के लिए मास अगर मान लो कि टन बा केजी ये सब में होने से आपका फोर्स नेग्लिजिबल होगा. मतलब मास आपका, मास दोनों मास का प्रोडक्ट आपको 10⁻⁻12 के से ज्यादा होना पड़ेगा. 10⁻12 के से ज्यादा होना पड़ेगा, देन फोर्स थोड़ा सा आएगा, तब फोर्स एप्लीकेबल होगा. तो अर्थ का मास कितना है? 10⁻24 केजी. ठीक है, तो 10⁻24 केजी अगर अर्थ का मास है, ये मास अगर छोटा होने से भी दोनों के बीच में फोर्स होगा. तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि न्यूटन लॉ करोगे ना, तो फोर्स जहां पे है, जहां पे फोर्स है वहां पे एक्सेलरेशन होता है. तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होगा? रुको एक मिनट, इससे पहले और एक चीज समझाऊंगा. कैपिटल G पूरा यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, स्मॉल m बॉडी का मास कांस्टेंट है, कैपिटल M अर्थ का मास कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस कांस्टेंट है. तो ये फोर्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो रियल लाइफ में हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स कांस्टेंट नहीं भी हो सकते. यहाँ पे एक फास्ट कॉन्सेप्ट आएगा, कांस्टेंट फोर्स. जैसे मैंने एक आदमी को बॉक्सिंग दिया, पहला बॉक्सिंग और सेकंड बॉक्सिंग के स्टेमिना क्या सेम होगा? जरूरी नहीं है. हम लोग गाड़ी में एक्सेलरेटर लगाते हैं, एक्सेलरेटर हर एक सेकंड में क्या सेम होता है? नहीं होता है. तो रियल लाइफ में जो फोर्स होता है, फोर्स वगैरह अप्लाई होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है. क्या होता है? वेरिएबल होता है. तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? वेरिएबल होता है. बट इन दिस रिगार्ड्स कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन का हम लोग mg लिखेंगे. एक्चुअली न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू m क्लास 9 में. फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का हम लोग g लिखा है. तो कैपिटल G कैपिटल स्मॉल m कैपिटल M बाई क्या होगा? R स्क्वायर. और एक बात है, यहाँ पे स्मॉल m क्यों लिया? क्योंकि ये फोर्स अर्थ ने अर्थ बहुत हैवी है तो अर्थ नहीं जाएगा, अर्थ ने छोटा बॉडी को खींचेगा. तो ये बॉडी को जो खींच रहा है F फोर्स से खींच रहा है, तो m को एक्सेलरेशन होगा. m आ रहा है ना, तो m का वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा. एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो देखो स्मॉल m क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय R स्क्वायर. ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपली इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्चुअली एक्सेलरेशन किसका वजह से होता है? फोर्स का वजह से होता है. फोर्स जहां फोर्स है वहां पे एक्सेलरेशन है. ये G से क्यों डिनोट करता है? S से डिनोट क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स का वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है. अभी देखो कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है. तो अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. तो ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी बॉडी फॉल होगा वो ऊपर जाने से वापस आ जाएगा, ये सब पढ़ने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानेंगे. कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम्हारा
पॉजिटिव नेगेटिव वो आपको समझना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे साइन को थोड़ा हम लोग केयर करना होगा। तो देखो सबसे पहले कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बात याद रखना, नीचे से ऊपर जा रहा है, पहला केस ध्यान से समझो, नीचे से ऊपर जा रहा है तो जस्ट बॉडी को फेंकने से ये बॉडी जब नीचे से ऊपर जा रहा है ना तो ग्रेविटेशन फोर्स में उसको रुक रहा है, अपोज कर रहा है। कोई बॉडी अगर नीचे से हम लोग थ्रो किया ऊपर फेंका है तो ग्रेविटेशन फोर्स एनिमी का वर्क करेगा, मतलब बॉडी को स्लो कर देगा, मतलब रुका देगा धीरे धीरे। कितना, एक सेकेंड में कितना स्पीड घटाएगा, 9.8 मीटर स्पीड घटाएगा, ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड घटाएगा एक सेकेंड में अगर ऊपर जाने से। समझ में आ रहा है ना, हर एक सेकेंड में स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना कम होते जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड कम होते जाएगा। तो इस केस में फोर्स नीचे आ रहा है तो नीचे लग रहा है तो इनिशियली जो वेलोसिटी होगा बॉडी का उसका मैक्सिमम होगा, याद रखना। कोई भी अपवर्ड मूवमेंट वाला बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, धीरे धीरे स्लो होके फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, 0 फाइनल। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इज 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। तो देखते हैं, हम लोग के पास इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी होगा। क्यों माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, फोर्स बॉडी का मोशन का ऑपोजिट में है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो जी कहाँ पे पॉजिटिव हो कहाँ नेगेटिव हो समझ में आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी। इसका मतलब जी टी इज इक्वल टू कितना होगा, u, यानी t इज इक्वल टू क्या होगा, u बाई जी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब कोई बॉडी एक बॉडी ऊपर फेंका तो कितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में लगेगा, वो भी डिपेंड होगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, कितना टाइम तक ऊपर जाएगा। स्लोली फेंका तो कम टाइम में आ जाएगा, पहुंच जाएगा। मतलब कौन सा पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, वो पॉइंट कितना टाइम तक पहुंचेगा, दैट इज डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी। जी तो कांस्टेंट है, ओके। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बॉडी है, हम 10 मीटर पर सेकेंड में फेंका है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, स्ट्रेट फेंका है, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड में फेंका है, तो देखो जाते वक्त टाइम कितना लगेगा, t1 कितना होगा 10, ग्रेविटी भी 10 माना है, तो कितना सेकेंड में पहुंचेगा, 1 सेकेंड। तो जाते वक्त अगर 10 सेकेंड लगा तो आते वक्त भी 10 सेकेंड लगेगा। याद रखना कि ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ओके। सो अपवर्ड मूवमेंट में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है, t इज इक्वल टू u बाई व्हाट, g। और एक केसेस लेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट, b डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे आ रहा है, कोई बॉडी नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, बॉडी रुका हुआ है, जस्ट हम लोग उसे वहां से छोड़ना है, तो आता रहेगा। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इस केस में फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम हो रहा है कि इस केस में बॉडी का फ्रेंड कौन होगा, ग्रेविटी। इस केस में बॉडी का दुश्मन था ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में किसके वजह से आ रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आ रहा है। इसमें जो वेलोसिटी से हम लोग फेंका था एक्सटर्नल वेलोसिटी से, उसको कौन खा दिया, ग्रेविटी ने खा दिया था। यहाँ पे उसी ग्रेविटी ने उसको फ्रेम का तरह काम करेगा, उसको हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाएगा, वेलोसिटी बढ़ा देगा। आया समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आते वक्त 9.8 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में बढ़ाएगा, और जाते वक्त हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड घटाएगा। तो घटाते यहाँ पे फाइनल स्पीड 0 होगा,
इनिशियल तो मैक्सिमम था ही। इस केस में इनिशियल 0 था, आते वक्त हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ते बढ़ते मिट्टी पहुंचने से पहले वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, इन दिस रिगार्ड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, जैसे एक फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, हाइट को हम लोग h ले लें, कितना हाइट से गिरा है। ठीक है, तो इनिशियल तो 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2gh, इट मींस v इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 2gh। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी का फाइनल स्पीड कितना होगा निकालो, दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट, दैट इज डिपेंड ऑन हाइट। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फाइनल स्पीड इज डिपेंड ऑन हाइट, कितना ऊपर से गिरा है। अगर एक छोटा सा मार्बल अगर एक बहुत हाइट से हेलीकॉप्टर से गिराओगे ना, वो फाइनल स्पीड बहुत ले लेगा, गन बुलेट के स्पीड ले लेगा, वो आदमी को हिट करेगा तो आदमी का डेथ हो सकता है। तो फाइनल स्पीड इज डिपेंड ऑन व्हाट, हाइट ऑफ द बॉडी। हाइट का कितना हाइट से हम लोग गिरा है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट आएगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सबको समझना है, याद नहीं करना है, सब एक्सपीरियंस करो। याद करने जाओगे तो कितने याद करोगे, बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा। सो लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल। A stone is dropped from a tower of height 20 मीटर, एक हाइट से गिरा है। आपको दो क्वेश्चन करना है, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एंड सेकंड फाइंड द स्पीड हिटिंग द ग्राउंड। पहला सेकंड वाला पहले कर लेते हैं, हम थोड़ा देर पहले फॉर्मूला निकालते हैं, v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ओके, सो फाइनल स्पीड तो 2g का वैल्यू 10 मानना है यहाँ पे, हाइट कितना देगा 20, सो इट विल बी 400। इट मीन्स कितना होगा 400 का रूट हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों फाइनल स्पीड पहले निकाला है, देखो इसमें अभी निकालना आसान हो जाएगा। टाइम कितना चाहिए होगा, v इज इक्वल टू u तो 0 है, ऊपर से जब गिर रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या होगा gt, तो v कितना मिला है 20, g 10 है, टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। और कॉम्प्लिकेटेड मतलब फॉर्मूला यूज कर भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा फिजिक्स में कोशिश करना कितना सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a ball is thrown upward at a speed of 28 मीटर पर सेकेंड, find the speed of ball 1 सेकेंड before reaching maximum height। तो बॉल 1 सेकेंड मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले स्पीड कितना था, वेलोसिटी कितना था, ऐसा क्वेश्चन लेकिन आता है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि पहले हम लोग पहले टाइम कितना लग रहा है उसको निकालते हैं, है ना। टाइम निकालने के लिए हम लोग पास क्या फॉर्मूला था, t इज इक्वल टू u बाय g। u कितना है 28, ठीक है, ये फॉर्मूला पहले ही बताया था मैंने। g कितना है 10 मान लेते हैं, सो क्या होगा 2.8 सेकेंड। ठीक है, तो पूरा जर्नी का टाइम कितना है 2.8 सेकेंड। इसका मतलब है हम लोग 1 सेकेंड पहले, इसका मतलब 1.8 सेकेंड में कितना फाइनल वेलोसिटी होगा निकालना है। फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली पहुंचने से रिच होने से 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं होगा कि 1 सेकेंड पहले ही निकालना है। u कितना है 28 माइनस g मतलब 10 इंटू कितना होगा 1.8 है ना, 1.8। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 माइनस 18, सो v वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद और 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, समझना है। और एक बात है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जैसे कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है, ट्राई करना, तो गिर रहा है मान लो कि कोई एक हाइट ले लेगा कि 49 मीटर हाइट से गिर रहा है। ठीक है, सो 49 मीटर से गिर रहा है, तो लास्ट सेकंड में कितना मूवमेंट होगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसा भी क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए सोल्व करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a tap drops water drop at 1 second interval,
find the distance between third and fifth drop when sixth drop is just coming out from the tap. ओके, तो देखो अभी 1 सेकेंड का बाद मतलब ये 1 सेकेंड होगा टाइम, ये भी 1 सेकेंड होगा, ये भी क्या होगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड में क्या होता है, एक ड्रॉप निकालते हैं। तो 6 नंबर ड्रॉप जस्ट निकला है, उससे पहले फिफ्थ निकला है, उससे पहले फोर्थ निकला है, और थर्ड निकला है, सेकंड 1। हम लोग 1 और सेकंड और 1 नहीं चाहिए, हम लोग थर्ड चाहिए। थर्ड एंड फिफ्थ का बीच में कितना हाइट होगा उसको निकालना है। तो थर्ड से 6 का बीच में हाइट निकालते हैं पहले। 6 तो जस्ट निकला है, तो थर्ड एंड 6 का बीच में, जैसे ड्रॉप ऐसे निकल रहा है ना धीरे धीरे, तो थर्ड एंड 6 का बीच में हाइट मान लेते हैं, कितना है S3। तो हम लोग का पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। यहाँ पे 80 लिखते हैं कॉमन में, लेकिन ना यहाँ पे क्या होगा, H होगा। H इज इक्वल टू, U तो 0 होता है फ्री फॉलिंग बॉडी में, कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, हमेशा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इसको 0 होगा तो बाकी हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ A का क्या लिखेंगे, GT स्क्वायर। तो हम लोग S3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ G का वैल्यू लेते हैं 10। T कितना है देखो तो 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। सो दिस वुड बी 5 प्लस 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45 मीटर। ओके, 45 मीटर, 90 का 45, यस। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पे हाइट कितना होगा फिफ्थ और सिक्स में, क्योंकि हम लोग कितना हाइट लेना है ना, तो ये हाइट हम लोग को S3 मालूम चल गया, तो ये हाइट हम लोग माइनस करना पड़ेगा। तो इस हाइट निकालते हैं H5 कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो कितना होगा, हाफ ऑफ G10 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये 5 मीटर। तो थर्ड एंड फिफ्थ का बीच में कितना होगा, थर्ड एंड फिफ्थ का बीच में S3 माइनस H5, इट विल बी 40 मीटर। Okay, this is all about what? Gravity, motion under gravitation. बॉडी या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। आपको कुछ बातें समझना है। ऊपर जाने से इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। नीचे जाने से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। इन द कमिंग टाइम, मतलब फॉलिंग टाइम, द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क एज ए फ्रेंड, तो पॉजिटिव होगा, और इन द गोइंग टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज एनिमी, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। आते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जाते हुए एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। बाकी आपका पास डिफाइंड फॉर्मूलाज को मैनिपुलेशन करके न्यू फार्मूला बना सकते हो, वो उतना बुद्धि होना है, प्रैक्टिस करते करते आपको ये सब आ जाएगा। तो शुरुआत है, ठीक है। तो आगे अच्छा फ्यूचर बनने के लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम सोल्व करना ही पड़ेगा। रियल लाइफ में भी अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पोजीशन पहुंच गया, कोई ऑफिसर है, पूरा ऑफिस का चिंता होगा आपका। तो अभी तो आपको एक बुक का कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है कुछ। इसमें मान लो कि आपका ह्यूमन का साथ तो लेना देना नहीं है, तो मन शांत होता है, शांति मन से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ में होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम अराइजेस होता है, तब और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके नॉलेज, एंड नॉलेज गिव ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। नॉलेज जितना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, उतना देखा मन अच्छा लगता रहेगा, माइंड में अच्छा फीलिंग होगा, हैप्पीनेस फील होगा, तो पढ़ने में भी मन करेगा। ओके, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर शॉर्ट के लिए पढ़ोगे तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, रोज पढ़ने का दिल नहीं करेगा। तो आप क्या करो कि आप कंटेंट को समझ में आने से, थोड़ा सा गेन होने से, नॉलेज आपको फुर्ती भाव होना है, मतलब मन में हैप्पीनेस होना है, तभी जाके ये धीरे धीरे आप डीपली पढ़ाई के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, बाहर में दिमाग उतना नहीं लगेगा। ओके, फाइन।